इस कड़कती ठंड में रोज की तरह आज भी किशन अपनी बैलगाड़ी लेकर नया बाजार की ओर चल पड़ा। बैलों की गर्दन में बंधी घंटियों की धीमी धीमी आवाज और कच्चे रास्ते की उड़ती धूल उसके साथ साथ चल रही थी। बैलों को देखकर साफ लग रहा था कि वे आज काफी भूखे हैं। और किशन के पीछे एक लड़का भी है, मानो ठंड के कारण पूरी तरह सिकुड़ गया हो। किशन एक चाय की दुकान के सामने अपनी बैलगाड़ी को रोक देता है। यह दुकान जंगल के बीचों बीच सड़क के किनारे खड़ी थी। दुकान के सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखी बात सबका ध्यान खींच रही थी। नकद दोगे तो चैन से सोओगे, उधारी करोगे तो भूत देखोगे। अरे रहीम चाचा, अदरक वाली 2 चाय लगाना। ठीक है किशन, अभी देता हूं, जरा रुक जा। अरे किशन, तेरे साथ ये बच्चा कौन है? अरे ये मेरा बेटा गोलू है। कई दिनों से साइकिल लेने की जिद कर रहा था। मुझे ठीक से याद नहीं रहता, तो मैंने सोचा चल आज तू ही मेरे साथ नया बाजार चल। बैलगाड़ी का सारा माल बेचने के बाद तुझे साइकिल भी दिला दूंगा। किशन यह ले चाय, और गोलू तू यह ले। तुम दोनों जरा आग के पास बैठकर अच्छी तरह आग सेक लो। ठंड आज बहुत ज्यादा है, शरीर तक अकड़ जाता है। थोड़ा गर्माहट मिल जाएगी तो बैलगाड़ी भी आराम से चला पाओगे। गोलू जैसे ही एक घूंट चाय पीता है, उसकी नजर सामने टंगे उस बोर्ड पर चली जाती है। नकद दोगे तो चैन से सोओगे, उधारी करोगे तो भूत देखोगे। बोर्ड पढ़ते ही गोलू अचानक चाय पीना रोक देता है और कुछ पल तक उस लाइन को घूरता रह जाता है। अरे क्या सच में अगर हम इस चाय के पैसे नहीं देंगे तो हमें भूत दिखाई देगा? पापा तो साथ में हैं और वो तो पैसे दे ही देंगे, इसलिए मैं आराम से चाय पी लेता हूँ। गोलू यह सब मन ही मन सोचकर चाय पी लेता है। ठीक है रहीम चाचा, मैं चलता हूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन नया बाजार जाकर सारा माल बेचकर लौटूंगा तो आपकी इस चाय के पैसे याद से चुका दूंगा। ठीक है किशन, कोई बात नहीं, उधर से लौटते समय याद से दे देना। गोलू जैसे ही अपने पिता की बात सुनता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। उसने तो चाय पी ली है और पैसे भी नहीं दिए। उसके मन में बार बार यही बात घूमने लगती है कि उधारी चाय पी है, आज तो पक्का भूत दिखाई देगा। अरे गोलू बेटा, तू रुक क्यों गया? और चाय पीने का मन है क्या? नहीं नहीं पापा, आ रहा हूँ। तो दोनों बाप बेटे इस कड़कती ठंड में बैलगाड़ी पर बैठकर चल देते हैं। ठंडी हवा चेहरे पर चुभ रही थी, बैलों की सांसों से भाप उठ रही थी और रास्ता धुंध से ढका हुआ था। फिर भी दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन गोलू अभी भी उसी उधारी चाय के बारे में सोच रहा था। उसके मन में बार बार यही बात घूम रही थी कि अगर उस बोर्ड पर लिखा हुआ झूठ है तो उसे लगाया ही क्यों गया, और अगर वह बात सच है तो इसका मतलब आज तो पक्का भूत मुझे पकड़ लेगा। हे ऊपर वाले, आज की रात हम सबकी रक्षा करना। क्या हुआ बेटा? इतनी रात को ऊपर वाले से क्या मांग रहे हो?
ओ पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का लग रहा है गोलू बेटा? हम तो रोज इसी रास्ते से जाते हैं। हमें तो कभी किसी भी तरह का डर नहीं लगा। कम से कम हमें भी तो बता, आखिर कौन सी बात है जिससे तुम्हें इतना डर लग रहा है? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बेटा? जरा खुलकर बताओ। वो पापा, हमें तो उसी बात से डर लग रहा है। हम दोनों ने उधारी पर चाय पी ली और उसके दुकान के बाहर के बोर्ड पर साफ लिखा था, नकद दोगे तो चैन से सोओगे, उधारी करोगे तो भूत देखोगे। आपने पैसे दिए ही नहीं और मुझे लगा था कि आप दे देंगे, इसलिए मैंने भी चाय पी ली। अच्छा बेटा, तो तुम उसी बात से डर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैंने पहली बार वहां उधारी पर चाय पी थी, तब मैं भी उस बोर्ड को देखकर डर गया था। फिर जब मैंने रहीम चाचा से पूछा तो उन्होंने हंसकर बताया कि जब से यह बोर्ड लगाया है तब से कोई उधारी पर चाय पीता ही नहीं, बस इसी भूत के डर से। तो फिर आप उधारी चाय कैसे पी लिए पापा? अरे गोलू बेटा, रहीम चाचा हमें अच्छी तरह पहचानते हैं क्योंकि मैं उनका रोज का ग्राहक हूं। और वैसे भी मैंने उधारी पर चाय नहीं पी है। नया बाजार से लौट कर आऊंगा तो उनकी चाय के पैसे दे दूंगा। तभी अचानक किशन बैलगाड़ी को रोक देता है। अरे, ये लोग वहां से रास्ता क्यों घेर रखे हैं? पहले तो इस रास्ते पर यह सब नहीं था। बैलगाड़ी के सामने दो आदमी खड़े थे। एक के हाथ में रसीद बुक थी और दूसरे के हाथ में एक लंबी लाठी थी जिससे उन्होंने रास्ता रोक रखा था। उनके बगल में एक सरकारी जैसा दिखने वाला बोर्ड भी लगा था जिस पर लिखा था, जो टैक्स कर देगा उसे सुख की प्राप्ति होगी, जो टैक्स नहीं देगा उसे भूत का दर्शन होगा। तभी एक आदमी जिसके हाथ में रसीद बुक है वह धीरे धीरे बैलगाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। उसके हाथ में एक टॉर्च भी थी जो रह रहकर जल बुझ रही थी। उसकी पीली रोशनी धुंध में अजीब सा साया बना रही थी। अरे भाई साहब, ये पैसे आखिर किस चीज के लिए लिए जा रहे हैं? आप लोग यहाँ रास्ता क्यों रोककर खड़े हैं? भाई, यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी को रास्ता टैक्स देना होगा। इसी पैसे से आगे की सड़क की मरम्मत होगी। तुम अपनी गाड़ी के भार के हिसाब से जो भी बनता है जमा कर दो। साहब, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं नया बाजार जा रहा हूँ। सारा माल बेचकर जब उधर से लौटूंगा तब आपको यह टैक्स भी दे दूंगा। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी मर्जी। अरे रमेश, रास्ता खोल दो। तब धीरे धीरे रमेश लाठी हटा लेता है और रास्ता पूरी तरह खुल जाता है। पापा, यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ था। उस पर बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, जो टैक्स देगा उसे सुख की प्राप्ति होगी, जो टैक्स नहीं देगा उसे भूत का दर्शन होगा। उधर बोर्ड देखकर मुझे फिर से वही डर लगने लगा। तुम डरो मत बेटा, मैंने भी वह लिखावट ध्यान से पढ़ी है। लगता है यह सब उसी चाय वाले को देखकर लिखा गया होगा ताकि लोग डरे और पैसे तुरंत दें। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ पापा, ऐसा हो सकता है, लेकिन पापा ये लोग सिर्फ टैक्स और वसूली के नाम पर ही पैसा क्यों मांगते हैं? सुविधाओं के नाम पर क्यों नहीं मांगते? अगर अच्छी सड़कें और अस्पताल होंगे तो बहुत से लोगों का भला हो सकता है। रही बात सुख की, तो वो तो ईमानदारी से भी मिल सकता है। तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन जहां तंत्र सिर्फ वसूलने पर ध्यान दे और सुविधाओं पर नहीं, वहां ऐसी ही बातें ज्यादा सुनने को मिलती हैं। लोग बुनियादी अधिकारों से पहले डर को रख देते हैं और इसी वजह से कई जरूरी सवाल पीछे छूट जाते हैं।
चलो, तुम्हें इतनी छोटी उम्र में ही यह समझ आ गई कि क्या सही है और क्या गलत। मेरे लिए इतना ही काफी है। आने वाला समय जरूर बेहतर होगा। गोलू बेटा, अब तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। अभी नया बाजार पहुंचने में लगभग 1 घंटा और लग सकता है और कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। तुम आराम से सो जाओ। नया बाजार पहुंचते ही मैं तुम्हें जगा दूंगा। ठीक है पापा, मैं कुछ घंटों के लिए सो जाता हूँ, नहीं तो स्कूल में मुझे नींद आएगी। आप नया बाजार पहुंचते ही मुझे जगा देना। तो गोलू धीरे धीरे सो जाता है। बैलगाड़ी की हल्की हल्की आवाज और ठंडी हवा के बीच कुछ ही मिनटों में वह गहरी नींद में डूब जाता है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी और सारी चिंताएं नींद के साथ कहीं दूर चली जाती है। तभी अचानक किसी के रोने की धीमी सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही किशन चौंक जाता है और बैलगाड़ी को रोक देता है। चारों ओर बस सन्नाटा है और ठंडी हवा में वह रोने की आवाज और भी डरावनी लगने लगती है। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कौन रो रहा है? कहीं कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी उसके सामने एक पेड़ के पीछे एक लड़की की परछाई दिखाई पड़ती है। शायद उस पेड़ के पीछे कोई लड़की है जो रो रही है। आवाज वहीं से आ रही लगती है। रुको, मैं जरा पास जाकर देखता हूं कि आखिर माजरा क्या है। तो किशन धीरे धीरे बैलगाड़ी से उतरता है और सावधानी से उस परछाई की ओर बढ़ने लगता है। चारों ओर सन्नाटा था और ठंडी हवा के बीच उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। उसे देखते ही किशन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ जाता है, सांसें थम सी जाती है। सामने जो दृश्य है उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह अपनी आंखों के सामने मौत को खड़ा देख रहा हो। उसकी परछाई धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, मानो अंधेरे के साथ साथ फैलती चली जा रही हो, और देखते ही देखते वह पल भर में किशन को उठाकर निगल जाती है। इधर बैलगाड़ी पर सो रहे गोलू की नींद अचानक टूट जाती है। वह अपने पापा को पास ना पाकर घबराकर इधर उधर देखने लगता है। पापा, पापा आप कहाँ हो? अगल बगल देखने के बाद भी उसे अपने पापा दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए वह बैलगाड़ी से नीचे उतरकर उसके पीछे की ओर जाने लगता है। अरे पापा, गाड़ी के पीछे भी नहीं है। मुझे तो लगा था कि शायद पापा बैलगाड़ी की रस्सी बांध रहे होंगे। मैंने ध्यान से इधर उधर देखा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। पापा, पापा आप कहाँ हो? पापा, पापा, पापा आप कहाँ हो? पापा। गोलू काफी देर तक चारों ओर तलाश करता रहा, लेकिन उसे कहीं भी अपने पिताजी नहीं मिले। तभी अचानक उसके पीछे एक लड़की आ जाती है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुम कौन हो? और ये आवाज कैसी थी? इतनी सन्नाटे भरी रात में जानवरों के अलावा और किसकी आवाज हो सकती है? मैं पिंकी हूँ, मेरा घर यहीं पास में है। तुम्हारे पापा उस सामने वाले पेड़ के पीछे छुपे हैं, जाओ मिल लो। गोलू अपने पापा को ढूंढने के लिए उस पेड़ की ओर बढ़ने लगता है। इधर अचानक वह लड़की गायब हो जाती है।
पापा 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 आप कहाँ हो पापा? फिर वही लड़की उसके पीछे अचानक आ जाती है। अरे उठ जा बेटा, और कितना सोएगा अब? पापा आप ठीक हैं? कितना भयानक सपना देख रहा था। चल नीचे उतर जा, हम नया बाजार पहुंच गए हैं।